हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DR लर्नर्स पर। आप पढ़ रहे हैं हिंदी मेरे साथ यानी शशांक तिवारी के साथ। और जैसा कि मैंने पिछला टॉपिक आपको पढ़ाया था वर्णमाला, और आज है जो हमारा नया टॉपिक है वो रहेगा संधि रहेगा। तो पिछली बार मैंने ऐसा अनुभव किया कि आप लोगों ने जो पिछले टॉपिक थे उनको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा, बहुत ही उनको एंजॉय किया, और काफ़ी कुछ कमेंट भी आए जिनसे बच्चों ने हमको बताया भी, कुछ पर्सनल व्हाट्सअप भी पर भी आए, कुछ फेसबुक पर पेज पर भी आए। बहुत सारे बच्चों ने बताया कि जो कॉन्सेप्ट है वो लाजवाब है, और जल्दी से जल्दी हमको और भी बहुत सारे आप कॉन्सेप्ट पढ़ा दीजिए, जैसे कि हमारा डेवलपमेंट थोड़ा और सा तेज़ हो जाए। बहुत सारे अदर भर्ती परीक्षा वाले बच्चों ने भी हमको अप्रोच किया कि आप चलिए पढ़ाइए, और हमें बहुत आनंद आ रहा है और हम पूरा वीडियो देख रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है संधि, और आज मैं पढ़ाऊंगा आपको संधि। आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए, एक नए तरीके से पढ़ाएंगे। आपने संधि आप हो सकता है आज के पहले बहुत बार पढ़ लिया हो, लेकिन जो आज जो संधि का जो नज़रिया आपके सामने पेश होगा वो बिल्कुल हट के होगा, अलग होगा। ठीक है, तो इसलिए सभी लोग जुड़ जाइए और संधि पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल नए अंदाज से, नए नज़रिए से, एक अलग तरीके से। मैं क्या करूँगा कि संधि में थोड़ा सा वक्त लूँगा। एक तो नया नज़रिया जो कि मैं अपना खुद पक्का पढ़ाता हूँ, और दूसरा ये है जो ट्रेडिशनल तरीका है उसको भी साथ साथ में लेकर हुए चलेंगे, ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और आप लोग आराम से हर एक चीज़ें सीखते चले जाएं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ ही चलेंगी, तो आप लोग इन बातों का थोड़ा सा ख्याल रखिए। चलिए देखिए, अब अगर हम बात करते हैं संधि की, तो संधि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है हिंदी का। हिंदी व्याकरण अगर आप पढ़ रहे हैं, किसी भी भर्ती परीक्षा में अगर हिंदी व्याकरण पूछी जा रही है तो ये एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, और एक ये मुद्दा हो जाता है हिंदी में। हिंदी के मामले में ये एक मुद्दा है। बहुत सारे लोग बहुत बार कन्फ्यूजन में रहते हैं, बहुत बार शिकायत करते हैं, सर हमको समझ नहीं आ रहा है संधि क्या होती है, स्वर संधि क्या होती है। तो सारी बातें आपको चुटकियों में समझ में आने वाली हैं, इसलिए आप जुड़े रहिए, समझते रहिए, और शेयर और लाइक और सब्सक्राइब तो चैनल को करते ही रहना है, जिससे कि हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम आपको आगे लेकर के जाएंगे। अगर आप हमें ही नहीं आगे बढ़ने देंगे तो हम आपको कैसे आगे लेके जाएंगे। तो ये काम ज़रूर कर देना है। और दूसरी बात बच्चे हमेशा याद रखो, अगर किसी से कुछ लेना है तो उसको उसके बदले में कुछ ना कुछ देना ज़रूर होता है, और आपको छोटी सी भेंट देनी है, जो कि आप लोग जानते हैं क्या ही करना होता है। अब हम बात करते हैं संधि की। तो अगर बच्चे हम संधि की बात करें तो सबसे पहले बात आती है, कोई भी एक शब्द होता है तो सबसे पहले बात आती है उसके शाब्दिक अर्थ की। सबसे पहले बात आती है संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जो संधि होती है, जो उसका शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल, मिलाप, समझौता या सुलह। मेल, मिलाप, समझौता या सुलह। और बहुत सारे लोग इसमें एक शब्द और जोड़ देते हैं जिसको आप कहते हैं मित्रता। अब देखिए, संधि का मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है कि संधि जो है उसका मतलब क्या है और उसके मायने क्या होते हैं। ठीक है, देखिए समझिए। अब जो संधि होता है तो इसको हम योग या जोड़ क्यों नहीं कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया, हमारा एक पर्याय है, एक संधि विच्छेद है, हिम धन आलय। और अगर संधि का शाब्दिक अर्थ, अगर आप जोड़ या योग कहते हैं तो योग कैसे होता है, इसको ऐसे हो जाना चाहिए था, हिम और आलय। भाई योग का मतलब होता है किन्हीं दो चीज़ों का जुड़ जाना। योग का मतलब होता है किन्हीं दो चीज़ों का जुड़ जाना। तो क्या संधि में दो चीज़ें जुड़ जाती हैं क्या? नहीं। प्रथम पद, ये क्या है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण मिल करके कोई बदलाव होता है। क्या होता है? बदलाव होता है। और वही जो बदलाव होता है, उसी बदलाव का नाम होता है संधि नाम होता है। हमें कभी याद रखिए, कभी योग नहीं होता। अगर योग होगा तो कुछ ऐसे होगा, और अगर बदलाव होगा तो कुछ ऐसा होगा। मतलब इसका हम अंतिम वर्ण ले लेंगे और इसका हम प्रारंभिक वर्ण ले लेंगे, वो हम स्वर लेंगे, व्यंजन लेंगे, वो बात की बात है। हम इसके भेदों में चर्चा करेंगे। आप इतना समझिए कि हम इसका प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण लेकर कुछ बदलाव करते हैं, और वही जो बदलाव होता है उसी को कहते हैं हम संधि। अब बताओ, अगर संधि हो रहा है तो बदलाव कब होता है? जब हम क्या करें, मेल कर लें। भाई जब व्यक्ति की शादी हो जाती है, सीधा समझिए, जब एक लड़का और एक लड़की जब आपस में मिलते हैं, इसका मतलब है जब उनकी शादी हो जाती है,
तो कुछ अपनी जो लड़का होता है कुछ शर्तें लड़की की मान लेते, तो लड़की होती है कुछ शर्तें वो लड़के की मान लेती है, और आपस में क्या हो जाता है, मेल हो जाता है या मिलाप हो जाता है। समझौता क्या होता है, मान लीजिए कि किन्हीं दो बच्चों के बीच में किसी चीज़ को लेकर के झगड़ा है, तो क्या होता है, कोई मध्यम मार्ग निकाल लिया जाता है कि चलिए ठीक है, आपकी ज़मीन यहाँ से है, अब मान लीजिए कोई एक ज़मीन है, ये बीच की है और ऐसे, तो ये कहते हैं कि हमारी यहाँ तक है, ये कहते हैं हमारी यहाँ तक है। तो बुजुर्गों ने क्या किया, मध्यम मार्ग निकाला, कहा ना तुम्हारी ना हमारी, ये बीच के रास्ता रख दिया गया। इसका मतलब है कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर होता है, और जो बदलाव होता है उसे ही हम संधि कहते हैं, ना कि योग और जोड़ को संधि कहते हैं। तो कभी भी शाब्दिक अर्थ में आप योग और जोड़ सही नहीं करेंगे। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मिलाप, समझौता, सुलह या मित्रता। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये बातें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको हमेशा आपको अपने दिमाग में बसा के रखना है। तो ये तो बात हो गई इसके शाब्दिक अर्थ की, जो कि इसके सामने हमने बगल में लिखा हुआ है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है और योग और जोड़ इसका शाब्दिक अर्थ क्यों नहीं होता। ठीक है, अब देखिए, अब अगर बच्चे एक बात आती है कि संधि का संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो कहते हैं जो संधि होती है ये सम प्लस धी दो शब्दों से मिलकर के बनी होती है। अगर हम संधि का संधि विच्छेद करें, याद रखिएगा हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं संधि का संधि विच्छेद। अगर हम संधि का संधि विच्छेद करें तो ये होता है समधंधी। और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संधि शब्द में कौन सी संधि है। समझ रहे हैं ना आप लोग? अगर हम कहें बताइए इसमें कौन सी संधि है, संधि शब्द में कौन सी संधि है, तो आप कहेंगे संधि शब्द में व्यंजन संधि है। तो सबसे पहली बात तो ये बात आपको याद रखनी है कि संधि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, जो कि होता है समधंधी। मैंने आपको बार बार कहा है कि मैं कोई भी चीज़ पढ़ाना शुरू करता हूँ, कोई भी चीज़ पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, जीरो से लेकर के अपर तक पढ़ाते हैं। इसलिए सबसे पहले छोटी छोटी बातें समझिए जिनमें एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही बारीक पूछा जाता है, और जो आप परीक्षा देने जा रहे हैं उस पर ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन बारीकी से क्वेश्चन आता है। वो ये देखते हैं कि किसी भी टॉपिक पे, किसी भी विषय पर आपको कितनी कमांड है, आप कितनी उस पर कमांड रखते हैं, आप कितना उस पर नियंत्रण रखते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें आपसे वहाँ पर पूछी जाती हैं, जो कि बेहद सरल होती हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में, जागरूकता के अभाव में बहुत बार ये चाहे सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो संधि शब्द का संधि विच्छेद होता है समधनधी, सम प्लस धी होता है इसका संधि विच्छेद। और अगर आपसे पूछा जाए कि संधि शब्द में संधि कौन सी होती है, तो आप कहेंगे ये होती है बेटा व्यंजन संधि। ये भी बात समझ आई? तो सर बिल्कुल समझ आई। अब देखो क्या होता है, एक दो मामले निकल के सामने आते हैं। एक तो आपसे एक बार पूछा गया था, समझिएगा, एक बार पूछ लिया गया कि प्रधान संधि क्या होती है, और दूसरा मामला पूछ लिया गया था कि गौण संधि क्या होती है। ठीक, अब देखिए इसको समझिए, प्रधान संधि और गौण संधि। कभी कभी प्यारे बच्चे क्या होता है कि प्रथम, जैसे मान लीजिए ये दो पद लिखे हुए हैं, एक ये पद लिखा हुआ है प्लस में एक ये पद लिखा हुआ है। आप जानते हैं संधि करते समय हम क्या करते हैं कि प्रथम पद का आखिरी वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण लेकर के कुछ ना कुछ बदलाव कर देते हैं, और यही जो बदलाव निकल के हमारे सामने आता है, क्या करते हैं, कुछ ना कुछ हम करते हैं बदलाव, और यही जो बदलाव निकल के आता है, इसी बदलाव को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि हम मान लें दीर्घ संधि को ही ले लीजिए। मान लीजिए कि हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पर लिख दिया, जैसे कि अभी आप उदाहरण पढ़ रहे थे, हम यहीं पर आगे लिख लेते हैं। आपने लिखा हिमधन आलय। ध्यान से समझना है, चीज़ें थोड़ी सी क्लिष्ट हैं, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, पर बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं। तो अगर यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर आपने कह लिया, तुमने कहा कि यहाँ पर सर जी हमने ले लिया छोटा आ निकाल लिया इससे, और यहाँ पर हमने ले लिया बड़ा। प्रथम पद के अंतिम वर्ण, अब वर्ण देखो, वर्णों से मतलब किससे किससे है, तो वर्णों से मतलब स्वर और व्यंजन दोनों से है। तो यहाँ पर हमने वर्णों के नाम पर स्वर निकाल लिया, और यहाँ पर हमने बड़ा आ निकाल लिया, और दोनों मिलकर बनाएंगे क्या, तो बड़ा आ बनाएंगे। तो बस यहीं से प्रधान संधि की परिभाषा निकलती है। आप कभी आपसे पूछा जाए प्रधान संधि क्या होती है, तो याद रखिएगा, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जुड़ करके इन्हीं दोनों में से कोई एक वर्ण बना लेता है। समझे कि नहीं समझे?
प्रथम वर्ण ये है, प्रथम पद है, ये है द्वितीय पद। प्रथम पद का आखिरी वर्ण ले लिया हमने, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ले लिया, और ये दोनों आपस में संयोग करें और आपस में संयोग करके क्या करेंगे, बदलाव करेंगे। और जब बदलाव करेंगे तो बदलाव कैसा हो, इन्हीं दोनों में से कोई एक हो। जैसे यहाँ पर आ गया बड़ा आ गया, देखो छोटा आ और बड़ा आ जुड़े आपस में, बदलाव हुआ और बदलाव होकर क्या आ गया, बदलाव होकर क्या आ गया, बड़ा आ। इसका मतलब है कि अगर कोई दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके दोनों में से कोई एक वर्ण सामने आ जाता है तो उस संधि को कहते हैं प्रधान संधि। बताओ समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पर मैं छोटा छोटा लिख देता हूँ। मैं क्या लिखता हूँ, देखिए, तो यहाँ पर हम प्यारे बच्चे लिख देते हैं कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण व द्वितीय पद का प्रथम वर्ण मिलकर बदलाव करें, परंतु बदलाव उन्हीं में से एक में हो जाए, वहाँ प्रधान संधि होती है। हमने क्या बताया, देखिए ये चीज़ें हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा है, बहुत सारी चीज़ें आपने कई बार पढ़ रखी होंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम आपको ऐसी नहीं बताएंगे जो आज तक आपने कभी भी नहीं छुई होंगी, या आपके वो सारे के सारे अनछुए पहलू होंगे। तो जैसे प्रधान संधि हो गया, हमने अभी बताया कि कोई दो पद होते हैं कि संधि होने के लिए दो पदों में प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद का प्रारंभिक वर्ण दोनों जुड़ करके क्या हो जाते हैं, दोनों जुड़ करके बदलाव होता है। और अगर प्यारे बच्चे जो बदलाव होता है वो अगर दोनों में से किसी एक पद में होता है तो वहाँ पर प्रधान संधि होती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट करेंगे। मेरे हिसाब से आप लोगों ने स्क्रीनशॉट को डन कर लिया होगा। अब देखिए आगे, देखिए सारी चीज़ें, जैसे कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें मेरे साथ साथ ही नोट करते जाइए, क्योंकि बच्चों की जो डिमांड थी वो थी कि थोड़ा आप बड़ा लिखिए। मैंने थोड़ा सा बड़ा लिखना शुरू कर दिया, इसलिए बोर्ड जो है उसमें ज़्यादा जगह बचती नहीं है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा जल्दी लिखने की कोशिश करिए। और दूसरी मैंने आपको कहा कि जो दूसरी होती है उसको कहते हैं हम गौण संधि। ठीक, अब देखिए गौण संधि क्या है। अगर हम बात करें गौण संधि की तो बहुत बार क्या होता है प्यारे बच्चे, कि बहुत बार क्या होता है कि एक होता है प्रथम पद, दूसरा होता है द्वितीय पद। प्रथम पद का आखिरी वर्ण जुड़ता है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जुड़ता है, और इसके साथ में जो बदलाव होता है, बदलाव का ही क्या नाम है, बदलाव या मेरे बच्चे परिवर्तन। बदलाव या परिवर्तन का ही नाम क्या है, बदलाव या परिवर्तन के ही नाम है संधि। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि प्रथम पद का आखिरी वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण जुड़ता तो है, लेकिन जुड़ करके कोई ना तो ये वर्ण बनेगा ना ये वर्ण बनेगा, कोई अन्य वर्ण बन जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर उसको गौण संधि कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया महाधन उत्सव। ठीक, ये क्या है, ये उदाहरण है, इसको लिख देते हैं। ये क्या है, ये एग्जाम्पल है। देखो हमने लिखा महाधन उत्सव, तो अगर यहाँ पर बात करें तो हमने प्रथम पद का अंतिम वर्ण लेना चाहा तो यहाँ पर से हमने ले लिया महा, आ निकाल लिया। यहाँ पर अगर इसका प्रथम वर्ण लेना चाहें तो हमने निकाल लिया ऊ, इसका अंतिम निकाल लिया बड़ा आ, और इसका प्रथम निकाल लिया बड़ा ऊ, और बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलकर क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है ओ। देखो जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि महाधन उत्सव बराबर महोत्सव क्या हो जाएगा, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव हो जाएगा।
महोत्सव हो जाएगा। महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। तो अब यहाँ पर आप लोग ये देख रहे होंगे कि यहाँ से तो हमने लिया बड़ा आ और यहाँ से हमने ले लिया ऊ, लेकिन जब इनमें संयोग हुआ, लेकिन जब इनमें बदलाव हुआ मेरे प्यारे बच्चे, जो कि क्या होता है, संधि का नियम होता है, बदलाव बहुत ज़रूरी है। तो जब ये बदलाव हुआ तो ये ना तो ऊ बना और ना ही आ बना, बल्कि बन क्या गया, तो बल्कि बन गया सर जी ओ। अब बताइए, अगर या तो ये बन जाता या तो ये बन जाता, अगर इन दोनों में से कोई एक बन जाता तो कौन सी संधि, प्रधान संधि। लेकिन अगर दोनों में से कोई ना बने और कोई अन्य वर्ण या कोई अन्य स्वर या कोई अन्य व्यंजन का जब आगत हो जाता है, कोई अन्य व्यंजन उनके स्थान ले लेता है, तो उस संधि को कहते हैं गौण संधि। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप समझते जाइए। प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण मिलकर कोई अन्य वर्ण बनाते हैं गौण संधि कहते हैं। गौण संधि कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लेना। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में लिख लो, जैसे महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। एक बार फिर से समझ लो, प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण दोनों मिल करके कोई अन्य वर्ण बना लेते हैं। ना तो ये बना या ना तो ये। अगर ये इन दोनों में से कोई एक बनाया होता तो प्रधान हो जाता, चूंकि दोनों में से कोई नहीं बनाया इसलिए क्या हो गया, गौण हो गया। तो आप बात समझे कि नहीं समझे, मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जो कॉन्सेप्ट रहेंगे वो एक नंबर रहेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हो गया, चलिए देखिए। जैसे ही मैं कहा करूं कि स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो आप फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं। अब यहीं पर एक बात कर लेते हैं कि जो संधि होती है इसका विलोम क्या होता है, इसका विलोम विपरीतार्थक क्या होता है। तो बहुत सारे लोग, अब देखिए, संधि का तो मान लो ठीक है आपने विच्छेद लिख दिया, लेकिन संधि का एक और विपरीतार्थक होता है, ध्यान रखिएगा। संधि का विपरीत होता है विग्रह, और अगर कहीं आपको विग्रह न मिले तो क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। तो संधि का जो विपरीत होता है ये विग्रह भी होता है और विच्छेद भी होता है, लेकिन प्रथम ऑप्शन में आपको विग्रह सही करना है और द्वितीय ऑप्शन में आपको विच्छेद सही करना है। तो कभी भी समास का जैसे आता है, जैसे तुरंत पूछा जाएगा, बताइए समास का, जैसे कि हमने कहा संधि का अपोजिट क्या होता है, संधि का विपरीतार्थक का क्या होता है, विलोम क्या होता है, आपने कह दिया विच्छेद। पर जैसे ही समास का पूछा जाता है बच्चे कह देते हैं विग्रह, अरे गलत हो जाता है। जो समास होता है उसका जो अपोजिट होता है, उसका जो विलोम होता है वो होता है व्यास। क्या होता है, व्यास। लेकिन बहुत सारे बच्चे उसका कर देते हैं विग्रह, जो कि कहते हैं कि संधि का जब विच्छेद होता है तो समास का विग्रह हो जाएगा, जो कि गलत है। विग्रह किसका होता है, तो विग्रह विपरीतार्थक होता है संधि का, और विच्छेद भी किसका विपरीतार्थक होता है, यह भी संधि का होता है। ये बात भी आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, समझे कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप उसी में नोट करते जाइए। अब देखिए, बात आती है संधि की परिभाषा की, बात आएगी परिभाषा की। परिभाषा क्या बनती है संधि की, इसकी ज़रा हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम परिभाषा की मेरे प्यारे बच्चे बात करें तो क्या होती है, तो कहेंगे वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन या बदलाव को ही क्या कहते हैं, संधि। बड़ी सरल सी परिभाषा है। परिभाषा क्या है, वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन या बदलाव को क्या कहते हैं, परिवर्तन या बदलाव को
संधि कहते हैं। अब देखिए यार, आपने ये एक चीज़ देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर लिखा किसका बदलाव, तो वर्ण। किसका बदलाव, तो आप कहेंगे कि आपने लिखा है वर्णों का बदलाव। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप जानते हैं वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आपके स्वर और दूसरे होते हैं आपके व्यंजन। देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि संधि अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको पेशेंस से पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा ये लंबा चलेगा, लेकिन आप इसका मर्म जान जाएंगे कि आखिर संधि होती है तो क्यों होती है, 5 प्रकार की ही क्यों होती है, 3 प्रकार की ही क्यों होती है, 10 प्रकार की क्यों नहीं होती, सारी बातें आप जानेंगे। तो अगर हम बात करें स्वर और व्यंजन की, भाई वर्णों के मेल से होने वाले, वर्णों का जब मेल होता है तो उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है, उसी परिवर्तन को आप संधि कहते हैं। तो अगर हम बात करें कि वर्णों में क्या क्या आता है, तो आपने कहा सर जी स्वर आता है और व्यंजन आता है। तो हमने कहा बताइए क्या क्या जुड़ सकता है, तो आपने कहा सर जी हो ये सकता है, सबसे पहली प्रथम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि प्रथम पद के, देखो यहाँ पर बात तो वही रहेगी जैसा कि मैंने बता दिया, प्रथम पद का अंतिम और द्वितीय पद का प्रारंभिक। लेकिन यहाँ और यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी ये है मेरे बच्चे कि यहाँ पर क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर स्वर हो सकता है और द्वितीय में भी स्वर हो सकता है। भाई कोई 2 स्वर और स्वर जुड़ सकते हैं, यहाँ पर हो सकता है स्वर हो, यहाँ पर स्वर हो, तो कोई 2 स्वर भी तो जुड़ सकते हैं। तो आपने कहा बिल्कुल सही जुड़ सकते हैं। फिर आपने कहा सर जी ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रथम पद में स्वर रखा हो और द्वितीय पद में क्या रखा हो, व्यंजन रखा हो। तो मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है प्यारे बच्चे, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर स्वर हो सकता है और यहाँ पर कोई ना कोई व्यंजन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपने कहा सर जी ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रथम में कोई व्यंजन रखा हो और द्वितीय में कोई स्वर रखा हो। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। आपने तीसरे में लिखा कि पहले में सर जी कोई व्यंजन रखा हो और दूसरे में कोई स्वर रखा हो। मैंने कहा बिल्कुल सही है। फिर आगे आपने कहा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर भी व्यंजन हो और यहाँ पर भी व्यंजन हो। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। तो आपने चौथे में लिखा कि सर जी प्रथम के आखिरी में कोई व्यंजन हो सकता है और प्लस दूसरे के शुरुआत में भी कोई व्यंजन हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। फिर आप आगे आ गए, आपने कहा सर जी मैंने तो एक और बात पढ़ी है। मैंने कहा क्या पढ़ी है, आपने कहा सर जी यहाँ पर विसर्ग थी और यहाँ पर कोई स्वर था। मैंने कहा बच्चे बिल्कुल हो सकता है। तो आपने लिखा कि सर जी प्रथम के आखिरी में कोई विसर्ग होगी और उसके बाद में कोई व्यंजन होगा। फिर आपने कहा कि सर जी मैंने तो एक और बात पढ़ी है। मैंने कहा बच्चे क्या पढ़ी है, आपने कहा कि इसके प्रथम में तो विसर्ग थी परंतु लास्ट में तो हमको स्वर मिल रहा था, मुझे आ लिखा हुआ मिल रहा था। मैंने कहा वो भी कंडीशन सही है। आपने कहा सर जी प्रथम में के लास्ट में कोई विसर्ग थी और द्वितीय के शुरुआत में कोई स्वर था। लेकिन मैंने कहा क्या बच्चे इसके आगे भी आप कुछ जोड़ सकते हैं, तो आपने कहा सर इसके आगे तो कुछ मैंने देखा ही नहीं, और आपने देखा नहीं तो फिर इसके आगे संधि होती नहीं। इसका मतलब है कि इस संधि की सिर्फ 6 कंडीशन होती हैं। कौन कौन सी, प्रथम पद के आखिरी में, और ये जो स्वर और व्यंजन है ना ये इसके आखिरी में और इसके शुरुआत की बात हो रही है। तो कोई स्वर और स्वर मिल सकते हैं, कोई स्वर और व्यंजन मिल सकते हैं, कोई व्यंजन और स्वर मिल सकते हैं, कोई व्यंजन और व्यंजन मिल सकते हैं, कोई विसर्ग और व्यंजन मिल सकते हैं, और कोई विसर्ग या कोई स्वर मिल सकते हैं। तो इन 6 प्रकार से आप वर्णों को संधि में व्यवस्थित कर सकते हैं, बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, आपने कहा बिल्कुल सही है। अब मैंने कहा कि आप मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दे करके ज़रा बताइए, ये वर्णों तो आपको समझ में आ गया ना, ये वाली चीज़। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, देखो अब मैंने कहा जरा मुझे एक बात बताओ बेटे कि स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है। तो आपने कहा सर जी स्वर संधि की परिभाषा होती है कि जहाँ प्रथम शब्द, अब देखिए स्वर और स्वर जब दोनों तरफ स्वर ही स्वर जुड़ रहे हैं, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो ऐसी संधि जिसका प्रथम पद का आखिरी वर्ण भी स्वर हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी स्वर हो और दोनों मिल करके बदलाव हो रहा हो, तो उसको कहते हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि की परिभाषा क्या हो गई कि जहाँ स्वरों और स्वरों के मेल से जहाँ बदलाव होता है उसको कहते हैं स्वर संधि। तो एक तो ये बात आ गई कि चलिए अब मेरे पास 6 प्रकार के कॉम्बिनेशन है, तो एक प्रकार के कॉम्बिनेशन को कहा गया स्वर संधि।
व्यंजन संधि में क्या होता है कि शुरुआत में कोई स्वर हो सकता है, उसके बाद व्यंजन हो सकता है, कोई व्यंजन हो सकता है उसके बाद कोई स्वर हो सकता है, कोई व्यंजन हो सकता है उसके बाद भी कोई व्यंजन हो सकता है। मतलब व्यंजन संधि का मतलब ये है कि एक बार व्यंजन जरूर होना चाहिए, लेकिन स्वर और व्यंजन, क्योंकि जो हमारा जो हमने भी आपको वर्ण बताए उनमें स्वरों और व्यंजनों का ही तो वेटेज होता है। अगर इन तीन प्रकारों में कहीं किसी का भी आपको हमेशा कॉम्बिनेशन दिखाई दे तो आप उसको क्या कहेंगे, तो प्यारे बच्चे आप उसको कहेंगे व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है? व्यंजन संधि की परिभाषा होगी, अब आप यहाँ से आप परिभाषा बनाना भी सीख सकते हैं। व्यंजन संधि की आपके सामने परिभाषा निकल करके सामने आई, क्या आई? वो आई कि कभी स्वर के बाद अगर कोई व्यंजन मिल जाए, या व्यंजन के बाद कोई स्वर मिल जाए, या व्यंजन के बाद कोई व्यंजन मिले। इसका मतलब एक व्यंजन जरूर मिलना चाहिए, चाहे शुरुआत में व्यंजन मिले, चाहे आखिरी में व्यंजन मिले, और चाहे दोनों में व्यंजन मिले। देखिए व्यंजन तो यहाँ पर भी मिलेगा, लेकिन वहाँ पर हम स्वर को लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो बदलाव हो रहा होता है प्यारे बच्चे उस स्वर के हिसाब से हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो बदलाव हो रहा है वो हमेशा व्यंजन के हिसाब से हो रहा है। तो अगर इन तीनों स्थितियों में से कभी आपको एक स्थिति भी देखने के लिए मिलेगी तो आप उसको क्या कहेंगे? तो सर आप उसको कहेंगे व्यंजन संधि। अब आ जाओ आगे। अब जैसे कि जग जाहिर है कि अगर कभी विसर्ग के साथ व्यंजन मिले या विसर्ग के साथ में स्वर मिले, परंतु शुरुआत में विसर्ग होना अनिवार्य है, और अगर ऐसी स्थिति आती है तो ये वाली जो संधि बनती है उसको हम कहते हैं विसर्ग संधि। बताइए कोई दिक्कत है क्या? बताइए कोई दिक्कत है क्या? तो इस प्रकार से हमारी संधि की 3 प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार क्यों होते हैं? क्योंकि प्यारे बच्चे हम 3 प्रकार से ही अपने वर्णों को इसमें शामिल, इसमें कहते हैं हम मेल करवा सकते हैं, अपने शब्दों का मिलाप करवा सकते हैं, समझौता करा सकते हैं, सुलह करा सकते हैं, या मित्रा करा सकते हैं। क्योंकि इन्हीं ऐसे 6 ही टाइप हैं, या 6 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या 6 ही ऐसी संभावनाएं हैं जिनसे हम अपने शब्दों को जोड़ सकते हैं, अपने दोनों शब्दों को जोड़ सकते हैं, उनमें संधि करा सकते हैं। इसलिए संधि के केवल 3 ही प्रकार निकल के आए, नहीं तो वरना हो तो 10 भी सकते थे, लेकिन चूंकि और कॉम्बिनेशन होते नहीं हैं इसलिए हमको 3 ही प्रकार यहाँ पर बताने पड़े। फटाफट स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम आगे की बात करना शुरू करते हैं। हो गया? तो बच्चों ने कहा सर बिल्कुल हो गया है, और आप आगे चलिए। देखिए आपको हमारे साथ में फिर से मैं बार बार यही बात कहूँगा, आपको मेरे साथ धैर्य से पढ़ना पड़ेगा। आप सोचे मैं एक दिन में आपको अधिकारी बना दूंगा तो ये आपकी भरसक भूल है। बेटे करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। इसका मतलब है कि बार बार अभ्यास करते करते, बार बार पढ़ते पढ़ते, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ही आप सुजान हो सकते हैं। इसका मतलब है आप ज्ञानी हो सकते हैं। और अगर आप जल्दी का काम करेंगे तो फिर जल्दी का काम जो होता है वो बेटा शैतान का होता है, उससे कोई लाभ होने वाला व्यक्तिगत नहीं है। इसलिए आराम से पढ़िए, रिलैक्स होकर के पढ़िए और अच्छा पढ़िए, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं अपनी सबसे पहली संधि। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया है कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो अभी अभी आपने भी मुझको ये बताया कि सर जी संधि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो संधि है, अभी अभी हमने आपको बता दिया है कि संधि होती है 3 प्रकार की। एक जिसको पहले कहते हैं स्वर संधि, फिर कहते हैं व्यंजन संधि, और फिर आखिरी में कहते हैं विसर्ग संधि। तो ये आपकी 3 प्रकार की संधियाँ मैंने आपके साइड में लिख दी हैं। और यहाँ पर हम सबसे पहला टाइप पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे स्वर। अब देखिए स्वर संधि जो होती है वो कितने प्रकार, सबसे पहले संधि स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले हम कंसंट्रेट करेंगे इसकी परिभाषा पर, ताकि सबसे पहले आपको परिभाषा क्लियर होनी चाहिए। परिभाषा क्लियर का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ है अगर आपने उसके बेस से उसको उठाया है, अगर आपने छोटी छोटी चीज़ें भी उसके पढ़ते हुए चली हैं, मेरी गारंटी है कि वो बात कभी भी आपको कठिन लगेगी ही नहीं। तो अगर इसकी बात करें तो हम कहेंगे किन्हीं 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न बदलाव को ही
स्वर संधि स्वर संधि प्यारे बच्चे कहते हैं। आप जानते हैं कि जब स्वर संधि की परिभाषा है, और अभी अभी हमने आपको बताया है कि जब स्वर और स्वर मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो, और जब दोनों मिल जाएंगे तब जो विकार उत्पन्न होगा, विकार कहें, बदलाव कहें, परिवर्तन कहें, जो उत्पन्न होगा उसे ही कहते हैं हम स्वर संधि। अब स्वर संधि 5 प्रकार की ही क्यों होती है, 10 प्रकार की क्यों नहीं होती है, इसके पीछे भी एक लॉजिक होता है। उस लॉजिक को मेरे प्यारे बच्चे अगर आपने समझ लिया तो आपसे बड़ा संधि में कोई भी ज्ञानवान नहीं होगा, आपसे बड़ा कोई भी ज्ञानी नहीं होगा संधि के बारे में। ये आपने नोट कर लिया है। अब देखिए, अब हम बात ये करेंगे प्यारे बच्चे कि इसका जो होता है, इसके जो प्रकार होते हैं ये 5 ही क्यों होते हैं, 10 क्यों नहीं हो गए, 15 क्यों नहीं हो गए, 20 क्यों नहीं हो गए, इसके बारे में आज हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए, अगर हम आपसे पूछें कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे स्वर होते हैं आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ और औ। ये है जो होते हैं हमारे कुल टोटल 11 प्रकार के क्या होते हैं, स्वर हमारे होते हैं। अब बताइए, अगर यहाँ पर संधि में अभी अभी आपने लिखा था, अभी अभी हमने लिखा था कि स्वर और प्लस स्वर से जो संधि बनती है उसे ही क्या कहते हैं, हम व्यंजन संधि कहते हैं। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ये देखिए जो सर, ये बहुत ही बारीकी से समझिएगा, ये जो एक स्वर लिखा हुआ है छोटा, आपने कहा बिल्कुल सही है। मैंने कहा ये जो स्वर जो छोटा आ है ये कितने प्रकार से संयोग कर सकता है, तो आपने कहा अब दिमाग लगाइएगा। हमने कहा ये जो छोटा आ है ये कितने प्रकार संयोग कर सकता है, तो आपने कहा जब स्वर से स्वर का संयोग होना है, तो आपने कहा पहली बात तो ये स्वयं से संयोग कर सकता है। मैंने कहा बहुत अच्छे बच्चे, ये पहली बात तो किससे संयोग कर सकता है, तो आपने कहा, तो बताया गया कि ये पहली बात तो स्वयं से संयोग कर सकता है। और इसके पास और कितने मौके हैं, तो आपने कहा कि स्वयं से संयोग करेगा और अपने साथी जो लिखे हुए हैं 10 प्रकार, इनसे भी संयोग करेगा। तो आपने कहा बिल्कुल सर, 10 प्रकार से भी क्या करेगा, संयोग करेगा। तो अगर हम आपसे पूछे बताइए इसमें कुल संयोग कितने बनेंगे, मतलब कुल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे या कुल कितनी प्रकार से जुड़ सकता है, तो आपने कहा जो आ है ये 1 और 10 = 11 से जुड़ सकता है। अगर हम यही बात आपसे पूछे कि बताइए बड़ा आ कितने प्रकार से जुड़ेगा, तो आप कहेंगे क्या, एक तो जुड़ेगा स्वयं से और उसके बाद में एक हो गया ये, और बाकी ये कितने बचे हैं 10 से और जुड़ेगा, तो ये भी कितना हो गया 11। इसका ये मतलब है, अगर हम आपसे पूछें कि बताइए कुल संयोग कितने बनेंगे, जैसे कि आप प्रायिकता में पढ़ते थे, ध्यान से सुनिएगा, आप प्रायिकता में पढ़ते थे कि एक व्यक्ति जो है एक पार्टी में जाता है, उस पार्टी में 20 व्यक्ति उपस्थित हैं। प्रत्येक वह जो व्यक्ति है वो स्वयं के साथ और प्रत्येक के साथ में क्या करता है, एक बार हाथ मिलाता है, ठीक है। और अगर हम कहें कि वहाँ पर पार्टी में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति खुद से और अपने से बाकी सब के साथ में प्रत्येक एक बार हाथ मिलाता है, तो हमसे पूछें कि बताइए कुल शेक हैंड्स या कुछ हाथ मिलाने की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि अगर 20 आदमी है तो 20 आदमी स्वयं से मिलाएंगे और 20 से मिलाएंगे, इसका मतलब प्रत्येक बार वो 20 से मिलाएंगे, और 20 आदमी है तो 20 गुण से 20 = 400। ऐसे यहाँ पर भी है कि स्वर कितने हैं हमारे 11, और प्रत्येक संयोग कितने के साथ में करेंगे 11, तो बताइए कुल संयोग की संख्या कितनी बनेगी 121। एक बार पीसीएस में के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्वर संधि में कुल कितने संयोग बनते हैं या कुल कितने जोड़े बनते हैं, तो आप कहेंगे ये बनते हैं 121। अब देखिए ये जो 121 प्रकार के कॉम्बिनेशन है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, बस आपको समझना पड़ेगा कि ये जो स्वर संधि होती है इसके 5 प्रकार ही क्यों होते हैं। ये आपको बहुत ही बारीकी से और इतना मैं क्लियर समझाऊंगा आपको, आपने ऐसा तरीका आज तक कभी नहीं पढ़ा होगा, ये मेरी गारंटी है आपको। तो आपने एक बात ये तो समझी कि अगर स्वर और स्वर के मिलने से अगर स्वर संधि बनती है तो प्रत्येक स्वर बताइए कितने प्रकार से मिल सकता है, तो आपने कहा सर जी प्रत्येक स्वर 11 प्रकार से मिल सकता है। तो हम आपसे पूछे कि तो प्यारे बच्चे मुझे एक छोटी सी बात बता दीजिए कि जब प्रत्येक स्वर 11 बार मिलेगा तो समस्त स्वरों के बीच में कितना संयोग बनेगा, तो आपने कहा सर जी 121 प्रकार बनेगा। अब ये जो 121 प्रकार है इसको मुझे बोर्ड पर समझना है
और ये 121 प्रकार कैसे जुड़ता है, कैसे नहीं जुड़ता, इन बातों को मुझे बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाना है। यहाँ तक मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो बेस है संधि का, ये आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। बेस क्लियर करने के बाद में हम अब यहाँ पर बढ़ेंगे इसके ये जो 11 प्रकार जुड़ते हैं कैसे जुड़ते हैं, और जब ये 11 प्रकार से जुड़ेंगे तो कब कौन सी संधि हो जाएगी, इन पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। मैंने आपको फिर से कहा है कि आपने संधियाँ कई बार पढ़ी होंगी, मैं ऐसा मान लेता हूँ। आपने मेरे से पहले 20 लोगों संधियाँ पढ़ रखी होंगी, लेकिन जो नज़रिया मैं लेकर के आऊँगा, मुझे ऐसा लगता है या मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा नज़रिया आज तक आपके सामने किसी ने नहीं रखा होगा, क्योंकि मैं आपको आज एक नए तरीके से, नए नज़रिए से पढ़ाने वाला हूँ। इसलिए आप लोग वीडियोस जुड़े रहिए। और ये जो मामला है स्वर संधि का, जो जुड़ने का मामला है, इसके 5 प्रकार का मामला है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और आप लोग कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए। देखिए परीक्षाएं जो हैं वो कब आएंगी, कब नहीं आएंगी, लेकिन आएंगी ज़रूर, ये तो परफेक्ट है। सुपर टेट की परीक्षा, सीटेट की परीक्षा, किसी की भी परीक्षा हो, आएगी ज़रूर। बस देर सवेर हो सकता है, लेकिन आएगी ज़रूर। और उस समय मेरे प्यारे बच्चे, जिसने सबसे अच्छा पढ़ा होगा, जिसकी मेहनत सबसे अच्छी होगी, सफलता उसी के कदम चूमेगी। ठीक है, तो इसी आशा और विश्वास के साथ में कि जैसा हम आपके साथ में अच्छा करने की कोशिश करें, ऐसा आप मेरे साथ भी करें। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।